दोस्तों, मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। इलेक्ट्रिकल के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम क्रमशः किसके संरक्षण पर आधारित हैं? ऊर्जा और आवेश, द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान और आवेश, आवेश और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जैसे किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक नियम था आपका केसीएल और एक नियम था केवीएल। एक करंट लॉ था और एक वोल्टेज लॉ। जो करंट लॉ है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। किसके? आवेश संरक्षण। जबकि जो सेकंड लॉ है वो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, एक दो पोल लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में एक कंडक्टर का प्रतिरोध 2 ओम है और कंडक्टरों की कुल संख्या 100 है। कुल आर्मेचर प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग में होता है ए बराबर पी, पोलों की संख्या बराबर समानांतर पथों की संख्या। तो यहाँ पे ए बराबर 2 होगा। क्या होगा? ए बराबर पी। तो 2 पोल हैं, तो 2 पोल और कंडक्टरों की संख्या कुल कितनी है? 100 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक तरफ आएगा समानांतर पथों की संख्या 50 और एक तरफ आएगा समानांतर पथों की संख्या 50। ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अब 50 कंडक्टर इस साइड में और 50 कंडक्टर इस साइड में। अब एक कंडक्टर का जो प्रतिरोध है 2 ओम है, ये हो गए 2 और इधर भी हो गया 2। क्लियर? अब ये हो गया 50 दूना 100 ओम और ये भी हो गया 50 दूना 100 ओम। अब समानांतर पथों की संख्या है तो ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक ये हो गया और एक दूसरा हो गया। ये दोनों समानांतर में हैं और दोनों का रेजिस्टेंस कितना कितना है? इसका भी 100 ओम है और इसका भी 100 ओम है। अगर 100 ओम के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो जो उसका टोटल रेजिस्टेंस होगा उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि समान मान है तो 100 का आधा कितना होगा? 50, यानी कि 100/2 बराबर 50। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर? बात समझ में आ गई ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक डुप्लेक्स लैप वाउंड 4 पोल डीसी मशीन के आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, ये लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है, लेकिन ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात कर रहा है। कितने पोल हैं? 4, क्योंकि ए बराबर पी होता है लैप में, ए बराबर पी बराबर 4 है। लेकिन डुप्लेक्स है इसलिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 8। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डीसी मोटर में स्थिर टार्क किसके कारण उत्पन्न होता है? अब हमें चाहिए स्थिर टार्क किसके कारण उत्पन्न होता है? एंड प्लेट, रोटर लेमिनेशंस, कम्यूटेटर, पोल शू। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कम्यूटेटर के कारण स्थिर टार्क उत्पन्न होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बूलियन बीजगणितीय में सामान्य बीजगणित में जोड़ के समान है। क्या? जोड़ के समान है। एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट, और गेट। तो ऑप्शन नंबर डी और गेट सही है, क्योंकि इसका देखिए सिंबल जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ध्यान दीजिएगा, ए बी। क्लियर? यहाँ पे यदि हम सततता सारणी भी बना दे रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 0 दें और यहाँ भी 0 दें, से ए बी वाई, तो यहाँ भी आपको 0 मिलेगा। क्लियर? यहाँ 1 0 तो 1 मिलेगा, 0 1 तो 1 मिलेगा, 1 और 1 फिर भी यहाँ 1 मिलेगा। क्लियर? तो यह समान बीजगणित में समान होता है, क्योंकि 1 0 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 0 1 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा। तो इस समान बीजगणित में क्या होता है? आर गेट जो है वो क्लियर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये बात समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। एक आधुनिक पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो बीजेटी और मॉसफेट की विशेषताएं संयोजित करता है, विशेषताओं को संयोजित करता है, वह है जीटीओ, आईजीबीटी,
MCT, FCT। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, IGBT। तो ये जो आधुनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस बन रहे हैं पावर के, BJT और मॉसफेट की विशेषताओं का संयोजित किसमें है? IGBT। क्लियर? किसमें? IGBT। या स्विचिंग ऑपरेशन है। क्या है? स्विचिंग ऑपरेशन है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? स्विचिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ऑन स्टेट। क्लियर है? स्विचिंग ऑपरेशन ऑन स्टेट है। क्लियर? और इसका लॉस जो होता है वो कम होता है, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसमें जो ऑन स्टेट में लॉस जो होता है ये बहुत कम होता है। क्लियर? तो IGBT यहाँ सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डीसी जनरेटर पर बड़ी धाराएं उत्पन्न करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार की वाइंडिंग पसंद की जाती है? बड़ी धाराएं, बड़ी धाराएं यानी कि उच्च धारा। क्या? उच्च धारा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग पसंद की जाती है? लैप वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, करंट डिजाइन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं लैप वाइंडिंग को, देखिए ध्यान दीजिएगा, लैप। क्लियर? ये देखिए लैप मतलब यानी कि लो पोटेंशियल। क्या बात कर रहा है? लो पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज कम होगा और धारा कितना होगा? अधिक होगा। जहाँ इस तरीके की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बड़ी धाराएं उत्पन्न करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में लो वोल्टेज मिलता है और उच्च धारा मिलता है। ऐसे जगह यूज करेंगे लैप वाइंडिंग का जहाँ पे हमें उच्च धाराओं की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ बड़ी धाराओं की आवश्यकता हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे लैप वाइंडिंग यूज करेंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आने वाला। कम तापमान पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? कम तापमान मतलब टेम्परेचर क्या है? कम है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? उच्च होगा। क्लियर? शून्य, निम्न, एक, उच्च। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है। तो प्रतिरोध क्या होगा इसका? उच्च होगा। किस कंडीशन में? कम तापमान पर। क्लियर? क्योंकि जो अर्धचालक है, अर्धचालक NTC में आता है। किसमें आता है? NTC। NTC यानी कि निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर इसके मटेरियल का तापमान बढ़ाया जाए तो रेजिस्टेंस का मान क्या होता है? घटता है, जैसे कि कार्बन। क्लियर? लेकिन यहाँ ऑलरेडी कह रहा है कम तापमान पे अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो कम तापमान होगा तो प्रतिरोध उच्च होगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तुल्यकालिक मोटर में अग्रगामी शक्ति गुणक प्रेरित EMF। अग्रगामी यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर चाहिए, तो EMF क्या होगा? आपूर्ति वोल्टेज के बराबर, आपूर्ति वोल्टेज से कम, आपूर्ति वोल्टेज से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि जो बैक EMF है इसका मान बड़ा होगा अप्लाइड वोल्टेज से, आपूर्ति वोल्टेज से। क्लियर? तो इस समय ये कंडीशन होगा तो धारा क्या होगा? अग्रगामी होगा, लीड करेगा। क्या करेगा? लीड करेगा। लेकिन जो दूसरा कंडीशन कह रहा है, ये कह रहा है कि EB छोटा होगा B से, तो इस कंडीशन में लैग करेगा। क्या करेगा? लैग करेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गया ना? ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से यूनिवर्सल गेट है, निम्न में से यूनिवर्सल गेट है नॉट एंड नंद एक्सॉर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नंद गेट है। इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि यह नॉट प्लस एंड, ये दोनों गेट मिलकर बने हैं नंद गेट। क्लियर? तो इस तरीके से यूनिवर्सल गेट को नंद गेट कहा जाता है या नंद गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। क्लियर? दोस्तों अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर इस तरीके से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं। दोस्तों अगर इस तरीके से वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।